हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सबके लिए जो है साइंस का एक और मतलब क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले प्रश्न को। आज के सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है हमारा, क्या है पहला प्रश्न कि किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है। चालक का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है, और उसमें से 1 एम्पीयर धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, मतलब बह रही है, ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि उसमें विभवांतर कितना होगा। विभवांतर कितना होगा, तो सबसे पहले देखिए, सवाल न्यूमेरिकल है आपका, विद्युत वाला चैप्टर से है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, प्रतिरोध आपको दिया हुआ है। प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 5 ओम प्रतिरोध है। 5 ओम क्या है? प्रतिरोध है। उसके बाद धारा भी आपको दिया हुआ है। आई आपको पता है कितना है भाई? 1 एम्पियर का धारा है। 1 एम्पियर का धारा है, ठीक है। और क्या निकालने बोल रहा है? विभवांतर, मतलब भी निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है? भी निकालने बोल रहा है। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, भी बराबर क्या हो जाता है? भी बराबर फॉर्मूला होता है आई आर। ओम का नियम से भी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई आर। आई कितना है? 1 है, और आर कितना है आपका? 5 है, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 गुना 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 5 वोल्ट। कितना हो जाएगा? विभवांतर का मान कितना हो जाएगा? तो विभवांतर हमारा निकल के आएगा, वो आएगा कितना? 5 वोल्ट का विभवांतर होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? हमारा पहला ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा कि 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड जो है किसके बराबर होगा, ठीक है। 1 जूल पर सेकेंड किसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक सवाल अगर आपको ऐसा पूछ देता कि 1 जूल बटे में 1 कूलम्ब, ठीक है, 1 जूल और बटे में दे देता 1 कूलम्ब किसके बराबर होता, तब किसके बराबर होता? वो 1 वोल्ट के बराबर होता, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। 1 जूल बटे कितना होता है भाई? 1 कूलम्ब होता है। मतलब 1 वोल्ट का अगर परिभाषा देना होगा तो क्या परिभाषा देंगे हम? यदि किसी चालक तार के, ठीक है, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के, किसी चालक तार के चालक तार के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, 1 कूलम, 1 कूलम आवेश को ले जाने में, 1 कूलम आवेश को, ठीक है, आवेश को ले जाने में, ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े। कितना जूल का? 1 जूल का कार्य करना पड़े, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलम होता है, ठीक है। और यहाँ हमको बोला क्या है कि 1 जूल बटे सेकेंड, 1 जूल बटे 1 सेकेंड किसके बराबर होगा? तो ये जो है ना वाट के बराबर होगा, ठीक है, वाट। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर भी जो है ना, ये भी वाट के बराबर होता है, ठीक है। ये भी किसके बराबर होता है? वाट के बराबर होता है, ठीक है साथियों। तो 1 जूल बटे सेकेंड या 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? वाट ही होता है, ठीक है। 1 जूल बटे 1 कूलम अगर होता तो वोल्ट होता हमारा आंसर, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसका परिभाषा भी पूछ देगा आपको 1 वोल्ट का, तो आप लोग परिभाषा दे सकते हैं। क्या परिभाषा होगा कि किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो हम कहते हैं कि उस चालक के बीच जो है ना 1 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको परिभाषा इस चीज़ का पूछ दे कि भाई 1 वाट का परिभाषा दीजिए, तो 1 वाट का परिभाषा क्या होगा कि अगर कोई तार है, कोई चालक तार है, उसका 2 बिंदु है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है हमारा? बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है। विभवांतर कितना है? बी है। और इस तार में से 1 एम्पियर धारा बह रही है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है। मतलब विभवांतर कितना है भैया? 1 वोल्ट का है, और इस तार में से होकर के 1 एम्पियर की धारा बह रही है। कितना एम्पियर? 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो हम कहेंगे कि इस तार के दोनों बिंदुओं के बीच जो है ना, दोनों बिंदुओं के बीच जो है 1 वाट शक्ति कार्य कर रही है, ठीक है। इस तार का जो शक्ति है कितना है? 1 वाट है, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल और है, 1 न्यूटन का अगर परिभाषा देना है आपको, अगर 1 न्यूटन का परिभाषा देना है, 1 न्यूटन बल का परिभाषा देना है, तो आप लोग देखिए क्या परिभाषा होगा इसका कि अगर कोई 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला वस्तु है, ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला वस्तु है, और उस वस्तु को हम बल लगा करके धकेल रहे हैं, ठीक है, और धकेल करके अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। परिभाषा को लिखिएगा, हम बोल रहे हैं जो
1 न्यूटन का अगर परिभाषा मांगेगा आपसे तो क्या परिभाषा होगा, लिखेंगे कि 1 केजी द्रव्यमान का कोई वस्तु है और उस वस्तु पर बल लगा करके हम अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, तब हम कहेंगे कि उस वस्तु पर जो है ना 1 न्यूटन बल लगा है। कितना न्यूटन बल लगा है, 1 न्यूटन बल लगा है, ठीक है। चलिए, अच्छा उसके बाद यहाँ से और सवाल बनता है कि 1 न्यूटन बराबर जो होता है ना कितना होता है, तो 1 न्यूटन बराबर याद रखिएगा 10 पर पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता ही है, एक बात और याद रखिएगा कि बल का मात्रक डाइन भी होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, मतलब 1 लाख डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो है 1 लाख डाइन के बराबर होता है। ये सवाल पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 पर पावर 5 डाइन होता है। डाइन क्या है, तो बल का एक अन्य मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा लाभ क्या है। क्या क्वेश्चन है साथियों कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा लाभ क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हम लोग जानते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहा जाता है, ऐसा ऊर्जा मतलब जो एक जिसका हम लोग बार बार इस्तेमाल करेंगे फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। मतलब हम लोग जितना इस्तेमाल करेंगे वो कभी समाप्त नहीं होगा। मतलब बार बार इस्तेमाल करेंगे बार बार वो बन जाएगा, बार बार इस्तेमाल करेंगे बार बार वो बन जाएगा। जैसे जल हुआ, सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ये सब कैसा ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका लाभ क्या है, ठीक है। इसका लाभ है कि सीमित मात्रा में पाया जाता है, नहीं पूरा पृथ्वी तो जल से भरा हुआ है, ये तो गलत हो गया। ये 1 नंबर तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 नंबर वाला जो है क्या है, गलत होगा। कि बार बार पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा। मतलब नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा होता है कि आप उसका कितना इस्तेमाल कर दीजिए बार बार वो मतलब बन जाएगा, फिर पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है ये, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला ऊर्जा है ये, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जो ये जो क्या है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। तो बार बार इसको प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। देखिए आगे पीछे हो गया है, जो निकट दृष्टि दोष है ना उसका कारण क्या है। ये जो आगे पीछे हो गया साथियों, जो निकट दृष्टि दोष है हमारा उसका बोल रहा है कि कारण क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष हम लोग जानते हैं ना, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं। मान लीजिए कोई आँख है, ये आपका क्या है, आँख है, ये आपका आँख बनाते हैं हम, ठीक है। ये आपका आँख है। आँख जानते हैं कि उत्तल लेंस से होता है, मतलब आँख का जो लेंस होता है किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई अक्षर है हमारा ए, ठीक है। तो इससे जो जाने वाली प्रकाश की किरण होगी ना, इससे जो जाने वाली प्रकाश की किरण होगी, ठीक है, रेटिना, ये मेरा पीछे क्या है, रेटिना है। ये क्या है, हम जानते हैं कि हमारे आँख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के यहाँ बनना चाहिए था प्रतिबिंब, लेकिन प्रतिबिंब जो है ना यहीं पर बन जाता है, ए पर ही बन जा रहा है। कहाँ पर बन रहा है, देखिए मतलब यहाँ ये जो यहाँ से किरण जो पास हुआ है, ये दोनों किरण जो है हमारे आँख के पहले ही मिल गया है, यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से क्या होता है, पहले ही बन जाता है, ठीक है। जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। मतलब नज़दीक की चीज़ों को साफ साफ हम लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते। निकट दृष्टि दोष किसको कहा जाता है, तो ये परिभाषा भी याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष है, आँखों का ऐसा दोष है जिसमें वो आँख जो है ना नज़दीक रखी हुई चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की रखी हुई चीज़ों को साफ साफ देख लेता है, ठीक है। तो साफ साफ क्यों नहीं देख पाता है नज़दीक का चीज़ को, देखिए नज़दीक का चीज़ को साफ साफ इसलिए नहीं देख पाता है कि जो नज़दीक का चीज़ का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन रेटिना पर ना बन के उसका प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसलिए वस्तु को साफ साफ हम लोग नज़दीक का वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, कौन, जिसको निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब रेटिना से पहले ही बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बने, इसका इलाज के लिए ना अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का। तो व्यक्ति को ना अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसको अवतल लेंस वाला चश्मा दे दिया जाता है। कैसा लेंस वाला, अवतल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। अब चश्मा लगा लेने के बाद जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा था, यहाँ बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था, तो अब ये प्रतिबिंब जो है ना यहाँ पर ना बन करके कहाँ बनेगा, जो है आपका रेटिना पर बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। तो क्या होगा कि हम लोग को वस्तु फिर साफ साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सवाल हम लोग सीखे कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके रेटिना से पहले बनता है। निकट दृष्टि दोष में जो निकट दृष्टि दोष होता है उसका जो इलाज किया जाता है किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है। ये भी हम लोग देखे अवतल लेंस से किया जाता है, ठीक है। कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस से किया जाता है। अच्छा इसमें हम लोग ये भी देखे कि अवतल निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि कोई आँख
नज़दीक का चीज़ को तो साफ साफ देख लेता है, लेकिन दूर का चीज़ को देखने में उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, ये सब बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और भी इसका जो कारण है ना, तो मेन कारण है, इसको आप लोग को याद रखना है। निकट दृष्टि दोष का मेन कारण क्या है, देखिए 3-4 कारण हम लिखते हैं यहाँ, आप लोग याद रखिएगा। एक कारण तो ये है कि जो नेत्र गोलक है हमारा, नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक का कैसा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक क्या हो जाएगा भाई, नेत्र गोलक जो है वो लंबा हो जाएगा। नेत्र गोलक का कैसा हो जाएगा, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। दूसरा क्या कारण होगा, दूसरा कारण होगा कि फोकस दूरी जो है हमारा, फोकस दूरी जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोकस दूरी कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब निकट दृष्टि दोष होने का कारण, तो क्या कारण है, पहला कारण है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरा कारण क्या है, फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, तीसरा कारण क्या होगा निकट दृष्टि दोष होने का, जो तीसरा कारण होगा हमारा, तीसरा कारण क्या होगा, आनुवांशिक मतलब, आनुवांशिक का मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे का माता पिता को वो रोग है, ठीक है, बच्चे का माता पिता को अगर निकट दृष्टि का बीमारी है, निकट दृष्टि का रोग है, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा ना, उसको भी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और रखना है आपको याद, चौथी बात को याद रखिए। चौथा बात क्या है आपका, कि लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। जो लेंस होता है ना हमारा, नेत्र लेंस जो है, लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। लेंस की वक्रता क्या होता है, लेंस का निकट दृष्टि दोष में बढ़ जाता है। वक्रता का बढ़ जाना, वक्रता का क्या हो जाना भाई, बढ़ जाना। ये सबको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष का क्या क्या कारण है। ठीक है, किन्हीं 3 कारणों को लिखे। तो कारण देख लिए हम लोग। पहला कारण क्या देखे, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरा कारण क्या देखे, फोकस दूरी का कम हो जाना। तीसरा कारण क्या देखे, लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। चौथा कारण क्या देखे हम लोग, कि आनुवांशिकता के कारण भी जो है ना निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, अगर माता पिता को है तो उसका बच्चा को भी निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, छोटा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अच्छा, लेंस की क्षमता का कम हो जाना, लेंस का अधिक मोटा हो जाना। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करेक्ट होगा हमारा, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना। तो इन सब बातों को याद रखिएगा आप लोग, और कॉपी कलम अगर लेकर के बैठिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, और कॉपी कलम लेकर बैठे हैं अगर, तो इसको नोट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कैसा सेट हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। अगला जो प्रश्न है हमारा, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या है 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि सामान्य आंख वाले व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कोई अगर स्वस्थ आंख है, उसको किसी तरह का रोग नहीं है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब कितना दूर तक उसको जो ना साफ साफ बिना तनाव के देख सकता है वो, तो 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट। ठीक है, निकटतम बिंदु भी कहते हैं इसको, आंख का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर से जैसे ही हम उस वस्तु को अपने आंख की तरफ पास में लाते जाएंगे ना, तो हमारे आंख में जो है ना क्या होगा, झिलमिलाहट टाइप का हो जाएगा, आंख का जो पलक है वो दर्द करने लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग कहाँ कितना दूर वस्तु को रखें, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, चाहे मोबाइल में पढ़ें चाहे किताब को पढ़ें, तो हमारे आंख से किताब का या मोबाइल का दूरी ना कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ आंख है, आंख में किसी तरह का रोग नहीं है, तो आंख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है, अनंत कहीं तक भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन निकट बिंदु याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु जो होता है कहाँ पर होता है भाई, अनंत पर होता है। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, अवतल दर्पण कैसा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है, तो अ से अवतल दर्पण और अ से अंतर याद रखेगा। ठीक है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्या है भाई, एफ है, और ये हमारा क्या है, सी है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा, ये वाला जो फोकस दूरी होगा, ये वाला जो फोकस दूरी पी और एफ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ का जो फोकस दूरी होगा वो माइनस में होगा। देखिए लेफ्ट साइड हुआ है ना, तो लेफ्ट साइड जो भी मान आएगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। और पी से सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या, तो इसका आर भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, मतलब एफ भी माइनस होगा, फोकस दूरी भी माइनस होगा, और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, आर होगा। ऐसे ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण है तो अ से अंतर होता है, अंतर मतलब माइनस, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, और लेंस में जो होता है उल्टा हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वस्तु दूरी 2f पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। 2f का मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप, 2f का मतलब होता है f बराबर क्या होता है, आप जानते हैं ना, f बराबर क्या होता है, r/2। f बराबर क्या होता है, r/2। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 2f हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, r। 2f का कहने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखा गया है, मतलब आर का मतलब समझ रहे हैं आप, आर मतलब पी और सी के बीच की दूरी, मतलब यहाँ पर वस्तु रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि
उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो हम सभी जानते हैं ना कि अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तुओं को रखा जाता है और अलग अलग जगह पे जो वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब अलग अलग जगह पर बनता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है कि अगर वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को हम लोग रखेंगे ना तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन उल्टा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2F पर कोई वस्तु रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो 2F पर ही बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब इसका क्या होगा, बनेगा। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला जो कैसे मतलब PDF तो जो है उल्टा पुल्टी बन गया है। अच्छा, अगला प्रश्न को देखते हैं कि फ्यूज तार किससे बना होता है। जो फ्यूज तार है हमारा, देखिए फ्यूज के बारे में हम सभी जानते हैं। फ्यूज जो है एक सुरक्षा वाला उपकरण है जो सबका घरेलू जो परिपथ होता है, घर में जो करंट उरंट है, तार उर जो छिड़ियाया हुआ है, उन सब में जो है फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फ्यूज क्या करता है ना, फ्यूज जो है ना एक सुरक्षा उपकरण है, क्या करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। ठीक है, मतलब फ्यूज जो है एक पतला तार से बना हुआ रहता है। मतलब जो परिपथ है, परिपथ से पहले एक पतला तार से फ्यूज लगा हुआ रहता है। ठीक है, बोर्ड में जो बिजली वाला बोर्ड है। अब क्या होता है कि वो फ्यूज जो है ना, मतलब परिपथ में जब अधिक धारा आ जाता है, मतलब इसका सहन शक्ति से अधिक धारा जब पहुंच जाता है ना, तो फ्यूज क्या होता है, गल जाता है। गल जाता है, क्या होता है, गल जाता है। तो इससे ये पता चला हमको जो फ्यूज होता है, जो हमारा फ्यूज होता है, उसका गलनांक कितना होता है भाई, उसका जो गलनांक होता है निम्न होता है। गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, गलनांक निम्न होता है, ये बात याद रखिएगा। गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। एक बात और पूछता है, प्रतिरोध कैसा होता है फ्यूज का, तो प्रतिरोध जो होता है उच्च होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है, याद रखिएगा, परिभाषा लिखने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, मतलब फ्यूज का जो होता है गलनांक कम होता है और प्रतिरोध का मान जो होता है क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण से अधिक विद्युत धारा आ जाने से फ्यूज जो होता है क्या होता है ना, पिघल जाता है, खुद पिघल जाता है। अब फ्यूज जब पिघल जाता है तो बाकी के घरों में जो भी हमारा उपकरण रखा हुआ है, टीवी है, फ्रिज है, AC है, कूलर है, जो भी चीज़ रखा हुआ है वो जलने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इसलिए फ्यूज को ना सुरक्षा उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये घरेलू उपकरणों को जलने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्यूज जो है ना, फ्यूज जो है, फ्यूज जो बना हुआ होता है किसका मिश्र धातु है, टीन और सीसा का मिश्र धातु है ये। टीन और सीसा का मिश्र धातु, इसको याद रखिएगा, टीन और सीसा का मिश्र धातु है ये। PB और SN का मिश्र धातु है। अच्छा, ये जो PB और SN का मिश्र धातु एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोल्डर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है, ये भी याद रखिएगा, टीन और सीसा का। और टीन और सीसा का मिश्र धातु जो है आपका फ्यूज भी है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। तो फ्यूज का अगर आपको पूछे ना कि फ्यूज क्या है, किसे कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि फ्यूज जो है एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ को अधिक धारा और लघु पतन से क्या करता है, बचाता है। मतलब अतिभारण से और लघु पतन से फ्यूज क्या करता है, बचाता है। ठीक है, आपको आगे बताते हैं अतिभारण क्या है और लघु पतन क्या है। ठीक है, जब घरेलू विद्युत परिपथ में अचानक से अधिक मात्रा में विद्युत धारा आ जाती है तो फ्यूज क्या होता है, खुद पिघल जाता है, जिससे कि हमारे घर के जो बाकी उपकरण है, जैसे बल्ब है, पंखा है, टीवी है, जनरेटर, ये रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, ये सब जलने से क्या होता है, बच जाता है। तो ये एक सुरक्षा उपकरण है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लघु पतन, लघु पतन, PDF कितना खराब कैसे हो गया। लघु पतन, लघु पतन को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। आप लोग देखे होंगे, मतलब बिजली का जो खंबा उम्बा है, वहाँ पर दो तार जब आपस में टकरा जाता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है ना, उस घटना को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लघु पतन। तो लघु पतन का परिभाषा हम लोग दे सकते हैं। क्या परिभाषा होगा लघु पतन का, कि जब दो नंगे तार आपस में, मतलब उसका कवर हट जाता है और किसी कारणवश से जब दोनों तार आपस में टकरा जाता है ना, तो उससे चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लघु पतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु पतन। और जब दो तार आपस में चिपक जाता है ना, आपस में उसका कवर हट जाने से जब दोनों तार आपस में चिपक जाता है तो उस समय जो प्रतिरोध का मान होता है शून्य होता है, ये भी याद रखिएगा। लघु पतन के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान किसके समय, लघु पतन के समय, लिख लीजिए, लघु पतन के समय प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का जो मान होता है भाई, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब प्रतिरोध का मान क्या होता है, लघु पतन के समय मतलब लघु पतन के समय किसी परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होगा, शून्य होगा। सीधा याद रखिए आप लोग, लघु पतन के समय प्रतिरोध का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जब प्रतिरोध शून्य होगा तो धारा का मान क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये भी याद रखिएगा। बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। दो बात को याद रखिएगा। ठीक है साथियों, क्या क्या याद रखना है कि लघु पतन के समय परिपथ में
प्रतिरोध का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद प्रतिरोध का मान तो शून्य होता है, और विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब लघुपतन होगा, तो लघुपतन के समय में धारा जो होता है ना बहुत अधिक हो जाता है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लघुपतन का मुख्य कारण क्या है, तार का लंबा होना, ये तो नहीं होगा। तारों के बीच दूरी अधिक होना, ये भी नहीं होगा। तारों का इंसुलेशन खराब हो जाना, मतलब तार का जो कवर होता है ना, वो कवर खराब हो जाने से दोनों तार आपस में मतलब चिपक जाता है। ठीक है, मतलब कवर हट जाने से दोनों तार जब आपस में चिपक जाता है तो उससे चिंगारी आने लगती है। इस घटना को बोलते हैं लघुपतन। और लघुपतन के समय में प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आशा करते हैं साथियों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा 9 नंबर सवाल है। पीडीएफ थोड़ा सा आप गंदा बन गया है आज। ठीक है, क्या है 9 नंबर सवाल, यदि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है, दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। देखिए आप लोग एक बात याद रखिएगा, एक बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक तार आपका पतला है और एक तार जो है आपका मोटा है। यहाँ एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, एक तार आपका मोटा है, ये क्या है आपका मोटा तार है, ये मोटा वाला तार है। ठीक है, कैसा तार है ये, मोटा वाला, और एक पतला वाला तार है। तो देखिए हमेशा जो प्रतिरोध है हमारा ना, प्रतिरोध प्रतिरोध जो है ना लंबाई के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है जो लंबाई के क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। और जो प्रतिरोध का मान है वो क्षेत्रफल के क्या होता है भाई, वही तो क्रमानुपाती होते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब ए लिखे हैं, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। ये बात याद रखिएगा। मतलब मान लीजिए एक तार ये है आपका, ठीक है, और एक ये मोटा वाला तार है, ये देखें कितना मोटा तार है, मतलब इसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक पतला तार है और एक मोटा तार है, ये ध्यान रखिए, एक पतला तार है और एक क्या है, मोटा तार है। तो बताइए दोनों में से प्रतिरोध किस में ज़्यादा लगेगा, बताइए आप लोग, दोनों में से प्रतिरोध ज़्यादा किस में लगेगा। तो देखिए तार जितना ज़्यादा मोटा होगा, ऐसे याद रखिए, व्यक्ति जितना ज़्यादा मोटा होगा ना वो कम ताकतवर होता है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति ज़्यादा मोटा होगा ना खोखला होता है अंदर से, उसमें ताकत क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और पतला व्यक्ति में जो ताकत है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। समझने के लिए ये बात बता रहे हैं हम। ठीक है, देखिए तो तार जितना ज़्यादा मोटा होगा ना उसमें ताकत कम, मतलब प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम। और तार अगर पतला है तो प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर आपको दे दिया जाए कि दो तार है, एक पतला तार है और एक मोटा तार है, तो प्रतिरोध का मान किस में कम होगा, तो देखिए जितना मोटा ज़्यादा होगा उतना ताकत कम होगा, मतलब प्रतिरोध उतना कम। अब बताइए कि प्रतिरोध अगर कम है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, विद्युत धारा का मान अधिक होगा। ठीक है, प्रतिरोध कम तो विद्युत धारा अधिक, प्रतिरोध ज़्यादा तो विद्युत धारा क्या होगा, कम। तो आप बताइए ये वाला पतला वाला तार और ये वाला मोटा वाला तार, किसमें ज़्यादा विद्युत धारा जाएगा, ज़्यादा विद्युत धारा किस में जाएगा, आप बताइए ज़्यादा विद्युत धारा किस में जाएगा, इसमें प्रतिरोध कम होगा, मतलब रुकावट कम होगा तो उसमें से जो विद्युत धारा जाएगा, करंट जो जाएगा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, और जिसमें प्रतिरोध आपका ज़्यादा होगा, देखिए इसमें प्रतिरोध क्या है, पतला तार है, इसमें प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा, प्रतिरोध क्या है भाई, ज़्यादा, ज़्यादा अगर रुकावट होगा तो कम करंट जाएगा उसमें से, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल को क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं, मतलब ये क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, दुगुना। ठीक है, क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं, दुगुना कर देते हैं, क्षेत्रफल को यहाँ पर दुगुना कर दिया, मतलब ए था तो अब जो नया क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2a। तो बोल रहा है कि प्रतिरोध पर क्या असर होगा, तो प्रतिरोध जो है ना आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। मतलब अगर वैध क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर दुगुना कर रहे हैं तो आधा हो जाएगा, 4 गुना कर रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा, 6 गुना कर रहे हैं तो 1/6 गुना प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो डॉक्टर है उसके द्वारा जो हड्डी उड्डी टूट जाता है ना, तो उसको सही जगह पर सही स्थान पर लाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप जानते हैं ना, CaSO4 इंटू ½ H2O होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, ½ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, और मूर्तियों के निर्माण में, मूर्तियों को जो डिजाइन सांचा दिया जाता है ना, उसको मूर्तियों का सांचा बनाने में भी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से मिलता है, कैसे प्राप्त होता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला आप जानते होंगे, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ये है जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, ये है किसका फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, इस जिप्सम में 2 भाग जल है, 2H2O है ना, 2 भाग जल है,
तो इस 2 भाग जल में से 1.5 भाग जल को ना गर्म करके सुखा लिया जाता है, और जो आधा भाग जल बचता है ना, वही होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल देख लीजिए, जिप्सम का फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, 20 प्रश्नों का सीरीज है इसमें, तो 20 प्रश्न के साथ साथ समझ लीजिए कि हम लोग को 50 से 60 क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए क्या प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? वाहनों का पिछला दर्पण के रूप में, सड़कों के मोड़ों पर, दुकानों और मॉल में सुरक्षा दर्पण के रूप में। सभी, ये सभी होगा सही, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो उपरोक्त इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी। मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, सड़कों के मोड़ों पर भी मतलब उत्तल दर्पण वाला भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, दुकान और मॉल में जो सुरक्षा दर्पण के रूप में लगाते हैं ना, वो भी उत्तल दर्पण ही होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपको अगर एग्जाम में बोल देगा कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं लिखिए, तो ये तीनों उपयोग को आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो देखिए 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, सिंपल सा है। 1 एम्पियर का याद रख लीजिए, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, याद रखिएगा 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। एम्पियर मतलब क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। मतलब अगर कोई तार है, उसमें 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जा रहा है, कोई तार है, ठीक है, उसमें 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बह रहा है, तो हम कहेंगे कि उस तार में से कितना धारा बह रहा है? तो 1 एम्पियर का धारा बह रहा है। ठीक है, तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। जानते हैं आप लोग कूलाम किसका मात्रक होता है भाई? आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, सेकेंड किसका मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है। और एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड किस ऑप्शन में है देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए, एक्वारेजिया। ठीक है, एक्वारेजिया मतलब सुनार। देखें आप लोग, सुनार बढ़िया अपना भाषा में हम लोग बोलते हैं सुनार। सुनार का जो आगे में ना एक तो बर्तन रहता है, ठीक है, एक प्लास्टिक का हो या मिट्टी का बर्तन रहता है, और उसमें जो है ना जल मिला हुआ जल रहता है, मतलब विलियन होता है वो। उस विलियन को ही बोलते हैं हम लोग एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? एक्वारेजिया। मतलब उस विलियन में इतना ताकत होता है ना कि वो सोना चांदी ये सबको गला देता है, उसमें डालेगा ना गल जाएगा वो, इतना ताकत होता है उसमें। प्लेटिनम को भी गलाने का क्षमता होता है एक्वारेजिया में। ठीक है, प्लेटिनम जैसा धातु को भी गलाने का क्षमता होता है एक्वारेजिया में, याद रखिएगा। तो ये जो एक्वारेजिया है किसका किसका मिश्रण होता है? ठीक है, तो ये होता है ना सांद्र नाइट्रिक अम्ल और मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 3:1 के अनुपात में, सॉरी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ये याद रखिए। पूछ देता है कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का कितना अनुपात होता है? तो 3:1 अनुपात होता है। ठीक है, मतलब अगर HCl 3 गिलास डाला गया है उस विलियन में, तो जो नाइट्रिक अम्ल है HNO3 1 गिलास होगा। ठीक है, 3:1 के अनुपात में मिश्रण होता है वो, किसका किसका? तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है एक्वारेजिया। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है 14 नंबर, यसद लेपन किसे कहते हैं? यसद लेपन किसे कहते हैं? देखिए आप जानते हैं ना कि लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उसमें पेंट लगाते हैं, ग्रीजिंग करते हैं, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाते हैं, मतलब अन्य धातुओं की परत चढ़ाते हैं, ताकि लोहे की वस्तुएं जो है ना संक्षारित ना हो। मतलब संक्षारित ना हो कहने का मतलब है कि वो हवा के संपर्क में ना आए, पानी के संपर्क में ना आए, नमी के संपर्क में ना आ पाए। इसलिए उसको क्या करते हैं हम लोग ना, उस पर पेंट कर देते हैं, रंग चढ़ा देते हैं, मतलब उसको ग्रीजिंग कर देते हैं, ठीक है, या अन्य धातुओं की परत चढ़ा देते हैं विद्युत धारा के माध्यम से। ठीक है, तो क्या होता है, एसद लेपन किसको कहते हैं? लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को एसद लेपन कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लोहे की वस्तुओं। चलिए साथियों, तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है? जो अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर प्रश्न, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? जो एल्काइन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का हम जानते हैं ना कि हाइड्रोकार्बन जो है ना, हाइड्रोकार्बन जो है आपका 2 तरह का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसको एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n सिर्फ, ठीक है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। CnH2n-2 किस ऑप्शन में है? इसमें है। ठीक है, तो इसका बी होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 17 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न भी है क्या? अच्छा 16 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जो तारा है ना हमको टिमटिमाते हुए नजर आता है, क्यों आता है, क्या कारण है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन है ना भाई, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। मतलब
पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का मार्ग विचलित होता है। मतलब तारों से जो प्रकाश, आने वाली प्रकाश होती है ना, वो हमारे आँख तक पहुँचती है। मतलब हमारे आँख तक पहुँचने में ना वो कई बार अपने रास्ता से क्या होता है, भटक जाता है। मतलब कई बार अपने रास्ते से उसको ना मतलब मुड़ना पड़ता है, जिसके कारण से हमको तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। और ये मुख्य घटना जो तारों का टिमटिमाना है, ये मतलब किस पर, मतलब दर्पण के अपवर्तन नियम पर है रे, मतलब दर्पण के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन नियम पर आधारित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक आप लोग जानते हैं ना, उत्पादक का मतलब होता है पैदा करने वाला, जो मतलब क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है, उसको उत्पादक कहते हैं। ठीक है, तो कौन करता है भाई? घास करता है। शेर तो भोजन तैयार नहीं करता है ना, घास जो है अपना भोजन खुद बना लेता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो उसको बोलते हैं उत्पादक। और हम लोग क्या करते हैं, शेर, बाघ, बिल्ली, ये सब क्या उपभोक्ता है। अब उपभोक्ता भी 3 कैटेगरी का होता है, एक होता है शाकाहारी, एक होता है मांसाहारी, एक होता है सर्वाहारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, जवाब देने का प्रयास कीजिए आप लोग। 18 नंबर सवाल पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस नियम से होता है? ठीक है, जो आहार श्रृंखला है ना, मतलब ये होता है आपका, सबसे पहले देखिए, उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे हैं, उत्पादक होता है। अच्छा, उत्पादक पर कौन निर्भर करता है भाई? उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, उपभोक्ता निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो होता है, क्या होता है आपका? अपघटक होता है। लास्ट में क्या होता है भाई? अपघटक होता है। क्या होता है लास्ट में? अपघटक होता है। ठीक है, क्या होता है? अपघटक होता है। तो देखिए ऊर्जा का जो स्तर होता है ना, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है। मतलब उत्पादक से कहाँ चला जाएगा? उपभोक्ता में। उपभोक्ता से कहाँ चला जाएगा भाई? अपघटक के पास। ठीक है, तो अपघटक ये कैसा, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, उल्टा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है अगले स्तर तक, उत्पादक से उपभोक्ता में, उपभोक्ता से अपघटक में 10% ही पहुंच पाता है ऊर्जा। ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे मान लीजिए इसके पास 100 जूल ऊर्जा है। ठीक है, तो ये उपभोक्ता के पास ना इसका 10% ही पहुंच पाएगा। तो 100 का 10% आप लोग कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 100 का मतलब 10% अगले स्तर तक पहुंचता है, तो 100 का 10% निकाल लीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा? 10 जूल ऊर्जा ही पहुंचेगा। मतलब अगर पेड़ पौधे जो है 100 जूल ऊर्जा उत्पादन करते हैं, मतलब 100 जूल ऊर्जा इसके पास है, ये 100 जूल ऊर्जा को कहाँ भेजता है? उपभोक्ता के पास भेजता है ना, तो उसके पास 10 जूल ऊर्जा ही बचेगा। तो 10% का नियम जो दिया था, ये भी याद रखिएगा, लिंडमैन नाम का था। कौन था? लिंडमैन। लिंडमैन, लिंडमैन, इसने दिया था 10% का नियम। मतलब हर एक स्तर पर, अगले स्तर पर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, 10-10% करके मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है हमारा, वायवीय शोषण, एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बारे में हम डिटेल में बोलेंगे अभी, इसको आप लोग कॉपी कलम में बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, एक होता है वायवीय शोषण और एक होता है अवायवीय शोषण। दोनों बात को बहुत डिटेल से हम बोलेंगे, आप लोग बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, देखिए एक तरफ कर दीजिए आप वायवीय शोषण कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए वायवीय शोषण, वायवीय शोषण एक तरफ लिख दीजिए इस तरह से, और एक तरफ कर दीजिए आप अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। एक तरफ वायवीय शोषण और एक तरफ क्या कर दीजिए? अवायवीय शोषण। ठीक है, लाइन दे दीजिए आप। अब इधर लिखना शुरू कीजिए 1 नंबर देके। ठीक है, और इधर भी 1 नंबर देके लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, देखिए वायवीय शोषण जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक बात तो ये लिख लीजिएगा। और वायवीय शोषण जो है, हम सभी जीव जंतु जो है ना, वो वायवीय शोषण करते हैं। मतलब जो भी हम लोग भोजन वगैरह खाते हैं ना, वो सब जो है ना, ऑक्सीजन जब तक हमारे हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन नहीं लेंगे ना, जो कुछ हम लोग खाते हैं वो पचेगा ही नहीं। ठीक है, तो वायवीय शोषण जो है ना, हम लोग जो है, मनुष्य है, शेर, बाघ, चीता, भालू, कुत्ता, ये सब जो है ना, हाथी, वायवीय शोषण करते हैं। ठीक है, वायवीय शोषण के द्वारा जो कुछ हम लोग खाते हैं ना, वो टूट करके क्या बन जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ टूटता है, कैसे कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम लिखाते हैं, आप लोग लिखिए। 1 नंबर, पहला नंबर क्या दीजिएगा कि वायवीय शोषण जो है ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अच्छा, यहाँ पर दीजिएगा कि ये जो है ना अवायवीय शोषण के नीचे 1 नंबर दीजिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय शोषण क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और भी आपको हम बताते हैं। देखिए वायवीय शोषण में क्या होता है ना, जो भी वायवीय शोषण है उसमें अधिक मात्रा में हमको ऊर्जा मिलता है। वायवीय शोषण में क्या होता है? अधिक मात्रा में हमको ऊर्जा मिलता है। और अवायवीय शोषण में हमको बहुत कम मात्रा में, 2 एटीपी मात्र ऊर्जा मिलता है। तो इसका 2 नंबर लिखिए कि इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलता है, इसमें लिखिए अवायवीय शोषण में इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मिलता है। ठीक है, 3 नंबर लिखिए कि इसमें जो है ना ग्लूकोज का एक अणु टूटने से वायवीय शोषण के नीचे लिखिएगा 3 नंबर,
कि इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। और इस तरफ लिखिए कि इसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटने से केवल 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है, मतलब 2 एटीपी ऊर्जा ही हमको मिलता है, ठीक है। 4 नंबर लिखिए वायवीय शोषण में, 4 नंबर लिखिएगा कि ये जो वायवीय शोषण होता है ना, मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होता है, ठीक है। मतलब वायवीय शोषण कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, लेकिन विशेष करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और अवायवीय शोषण में 4 नंबर देके लिखिएगा कि ये अवायवीय शोषण जो है ना पूर्ण कहाँ पर होता है, तो कोशिका द्रव्य में पूर्ण होता है। ये बात को आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बात और लिखिएगा, 5 नंबर वायवीय शोषण में 5 नंबर देके लिखिए आप, ठीक है। क्या 5 नंबर होगा कि वायवीय शोषण का जो उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है। ये लिख लीजिए समीकरण, मतलब वायवीय शोषण का समीकरण अगर लिखना हो 5 नंबर देके लिखिए कि 5 नंबर दे दीजिए। उसके बाद लिखिए कि इसका जो अंतिम उत्पाद है वायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, ठीक है, हो गया। अच्छा, अवायवीय शोषण में 5 नंबर दीजिए, 5 नंबर देके लिखिए कि अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल या लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। साथियों समझ में आया होगा, आप लोग लिखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखे हैं तो दोबारा वीडियो को देखिए और आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपको अंतर भी आता है ना, वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर लिखो, ये भी सवाल आता है, ठीक है। तो बोला वायवीय शोषण कोशिका किस भाग में पूरी होती है, किस भाग में पूरी होती है, दोनों जगह पूरी होती है, ठीक है। ये जो है ना वायवीय शोषण दोनों जगह पूरा होता है, दोनों जगह, ठीक है। एक तो साइटोप्लाज्म में भी यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर मतलब मेन रूप से अगर बोला जाए आपको तो मेन रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, ठीक है। वायवीय शोषण मेन रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, ठीक है। अच्छा, जो मतलब वायवीय शोषण, शोषण का मतलब क्या हो, सांस लेना नहीं, शोषण का मतलब हुआ ये कि जो कुछ हम लोग खाते हैं उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके उससे ग्लूकोज बनना, ठीक है। और वो जो ग्लूकोज है वो उसको फिर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा आप लोग। अगर आपको पूछता अवायवीय शोषण, तो अवायवीय शोषण जो है ना यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होता, ठीक है। अगर ऑप्शन के साथ खेलता वो कि इनमें से बी और सी दोनों, तो ये बी और सी दोनों होता, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर तो सेशन का जो अंतिम प्रश्न है हमारा, ये पढ़ लेते हैं। क्या अंतिम प्रश्न, सामान्य मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है, जो हम लोग इंसान है ना, हमारा जो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो हम जानते हैं ना जो शुद्ध जल है, मतलब पीएच के बारे में हम लोग जानते हैं ना, जिसका खोज सोरेनसन ने किया था, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब कि किसी विलयन में हाइड्रोजन का कितना पावर है उसको हम लोग पीएच बोलते हैं, ठीक है। मतलब अम्ल और क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ना पीएच पत्र का खोज हुआ था, ठीक है। पीएच पत्र का उसमें जो होता है क्या होता है भाई, 0 से लेकर के 14 तक अंक अंकित रहता है, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है, मतलब 0 से 7 वाला जो भी होता है वो होता है अम्लीय। 0 से 7 के बीच अगर मान होगा वो क्या होगा, अम्लीय होता है। और जिसका मान पूरा पूरी 7 होता है वो उदासीन होता है। जैसे शुद्ध जल का मान क्या होता है भैया, पूरा पूरी 7 होता है, इसका मान क्या होता है, उदासीन। और ये जो होता है क्षारकीय माध्यम होता है, ठीक है। 7 से 14 के बीच जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय मान होता है। तो बोला है कि रक्त, तो रक्त जो है अगर टेस्ट कीजिएगा रक्त का तो वो क्या ये होता है, खट्टा होता है, नहीं ना, वो थोड़ा सा क्या होता है, कड़वा होता है। तो रक्त का जो पीएच मान है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध मतलब जो दूध है दूध का पीएच मान कितना होता है, ये सब को आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे होंगे और जो जो बात हम बोले उसको नोट भी कर लिए होंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद, पढ़िए, मन लगा करके पढ़ते रहिए आप लोग। आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर के आते रहेंगे हम, ठीक।